हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। उस दिन आपने व्याकरण का विभाग देखा था, जिसमें मैंने बताया था व्याकरण के 4 अंग होते हैं। तो चारों में से सबसे पहला वर्ण होता है। तो आइए देखते हैं वर्ण विचार। तो भाषा की वह छोटी सी छोटी ध्वनि या इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। या भाषा की लघुत्तम इकाई को हम वर्ण कहते हैं। आइए, जैसे हमने एक शब्द लिखा है कमल, तो इसका मैंने वर्ण विच्छेद किया है, विन्यास किया है। तो देखिए, आधा का प्लस आ प्लस आधा मा प्लस आ प्लस आधा ला प्लस आ, ये हुआ कमल। इसमें जो है 6 ध्वनियां हैं। जैसे हमने आसानी के लिए तो लिखा कमल 3 अक्षर में, जबकि शुद्ध रूप ये होना चाहिए, ऐसे लिखा जाना चाहिए। लेकिन इसे आसान करने के लिए व्याकरण लोग जो है इसे कमल किया, 6 ध्वनियों को आपस में मिला दिया। इसीलिए कहा जाता है ये हमारी जो लिपि होती है अक्षरात्मक होती है। जब हम मात्रा के साथ प्रयोग की जाती है जिस लिपि में, उसको जो है अक्षरात्मक लिपि कहा जाता है। तो अब हम इसके और भी टुकड़े नहीं कर सकते, इसी ध्वनियों को ही हम वर्ण कहते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। तो वर्ण 2 प्रकार की होती है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं या ऐसे वर्ण जो बिना किसी वर्ण के सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। से छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। उत्पत्ति की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। आप देखेंगे उच्चारण की दृष्टि से, जिह्वा की दृष्टि से, लेकिन हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी, हम बता रहे हैं आपको उत्पत्ति के दृष्टि से स्वर के प्रकार जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व, जिसे हम मूल स्वर, आधार स्वर के नाम से भी जानते हैं। ह्रस्व स्वर की परिभाषा होगी ऐसे स्वर जो कम से कम समय में बोले जाते हैं, अर्थात एक मात्रिक होते हैं, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। आइए दीर्घ स्वर, ऐसे स्वर जो ह्रस्व स्वर के 2 गुने समय में उच्चारित होते हैं, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, इनकी संख्या 3 होती है। उस तरह जब हम संयुक्त स्वरों को जो है नहीं संयुक्त स्वर में विभाजित करते हैं, तब जो है दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। लेकिन यहाँ पर हमने अलग कर दिया है, इसे संयुक्त स्वर में बांट दिया है। तो जैसे देख सकते हैं आप, छोटा, छोटा आ, अर्थात जो समान स्वरों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। आइए देखते हैं संयुक्त स्वर। ऐसे स्वर जो 2 असमान स्वरों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे छोटा प्लस छोटी बराबर ए का निर्माण हुआ, छोटा प्लस ए बराबर ए का निर्माण हुआ। इसी तरह छोटा प्लस ऊ बराबर ओ होता है, छोटा प्लस ओ बराबर औ होता है। इनकी संख्या 4 होती है। अब इसके बाद 2 मिलते हैं हमें अंग और आह, जिन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनकी गिनती न स्वरों में होती है न व्यंजनों में होती है, अर्थात जो है बीच में जो की जाती है। अयोग का मतलब ही होता है वहन करने वाला, अर्थात भार को ढोने वाला। इनके साथ स्वर और व्यंजन के साथ प्रयोग किए जाने वाले वर्णों को हम अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। पहला है अंग, दूसरा है आह। इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। का से लेकर हा तक ही हम व्यंजनों की गिनती करते हैं। इधर का जो है वो संयुक्त व्यंजन है, जो 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। इसके कारण हम व्यंजनों में इनकी गिनती नहीं करते हैं। संयुक्त का मतलब ही होता है मिला हुआ, अर्थात मिश्रित, संग। तो आइए देखते हैं का, ख, ग, घ, अंगा।
च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ा ता थ द ध न पा फा ब भ म या र ल वा बड़ा सा खष्टी सा छोटा सा हा। ये हमारे यहाँ तक 33 व्यंजन हमको मिलते हैं जो हम व्यंजनों में गिनती करते हैं। इसके बाद है क्षेत्र यस्र, इनकी संख्या 4 होती है जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जो इस तरह है आधा क प्लस खष्टी सा बराबर 6 होता है। इसी तरह त्रा होता है आधा ता प्लस रा बराबर त्रा। इसी तरह ज्ञ होता है जिसका निर्माण होता है आधा ज प्लस ञ। इसी तरह सा होता है बड़ा आधा सा प्लस रा बराबर स्रा होता है। ये रहे हमारे संयुक्त व्यंजन। आइए हम इनका उच्चारण स्थान देखते हैं। अब तो पहला वर्ग जे क ख ग घ अंगा, इस तरह आप देख सकते हैं का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। पांचों वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, तो 5 पचे 25 अक्षर ये हुए जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन पांचों लाइनों को स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुंह के अंदर के जितने भाग हैं कहीं ना कहीं टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, छूते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे हम कहेंगे क तो कंठ से हमारी आवाज आती है, जैसे हम कहेंगे च तो तालु से हमारा जिह्वा मिलता है, इसलिए इसे कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। आइए एक एक का देखते हैं उच्चारण स्थान क्या है। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है। सूत्र है अकह विसर्जनीय नाम कंठा है। आ और विसर्ग और हा और का वर्ग ये कंठ से उच्चारित होते हैं। चा वर्ग यचु यसा नाम तालु है। छोटी ई बड़ी ई या और बड़ा सा प्लस चा वर्ग, ये इसका उच्चारण स्थान तालु है। ये हम तालु से उच्चारण करते हैं। ऋतुरिषाणाम मूर्धा है। ये जो टा वर्ग है ट ठ ड ढ, ये जो है हम मूर्धा से उच्चारण करते हैं। इसमें री भी आता है और खष्टी सा आता है। इसके बाद देखते हैं ऋतु लसा नाम तालु है। ये जो है ता था द ध न और ला छोटा सा, इनका हम उच्चारण जो है दंत से करते हैं। ये दंता है। ऋतु लिसा नाम दंता, सॉरी मैंने तालु बोल दिया। आगे है जो है पावर का पा फा ब भ म, नामी ओष्ठा है, अर्थात पा फा ब भ म का उच्चारण हम ओष्ठ से करते हैं। वैसे भी जब हम बोलते हैं पा फा ब भ म, आप देखेंगे ये हमारे दोनों जो वोट होते हैं चिपक जाते हैं, वोट से आवाज आती है। इसी प्रकार जब हम बोलते हैं क ख ग घ अंग, आप देखते हैं हमारी आवाज यहाँ खुला कंठ से आती है। इस तरह जब हम बोलते हैं च छ ज झ य, तो ये हमारा जिह्वा जो है वो तालु से टच करती है, बिच्छू के डंक की तरह जो है टच करती है वहां पर। वैसे हम करते हैं ट ठ ड ढ, ये हमारा जिह्वा मुड़ जाती है, पूरा मूर्धा को स्पर्श करती है। ता था द ध न, आप देखेंगे दांत से आवाज आती है। अब इसके बाद हम देखते हैं या रा ला वा। इसकी विशेषता पहले ही बता दी हमने। या रा ला वा को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसमें या और वा ये दोनों अर्ध स्वर बोले जाते हैं, इन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं। इसमें एक वर्ड देखते हैं रा, इसको हम लुंठित वर्ड या प्रकंपित वर्ड कहते हैं। जब हम कहते हैं र तो ऐसे जो है जीवा ऐसे मुड़ती है, इसलिए लुंठित वर्ड कहते हैं। ला पार्श्विक व्यंजन, जब कहते हैं लो तो आवाज हमारा पीछे से आता है, तो इसलिए जो है इसे पार्श्विक व्यंजन कहा। जैसे लता मंगेशकर जो है पार्श्विक गायिका थी। इसी प्रकार हम देखते हैं तीनों सा और हा ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऐसे व्यंजन जो घर्षण से उत्पन्न होते हैं, अर्थात जो है बोलते समय हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। इधर देखेंगे 2 अक्षर 2 वर्ण हमें यहाँ मिलते हैं ड़ा और ढ, जिन्हें हम गौड़ उच्छिष्ट और द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं।
इसको जैसे हम लिखते हैं पेड़, बोला जाए पेड़, तो अधिकांश विद्यार्थी लिखते हैं पेड़, बिंदु नहीं देते हैं, तो ये पढ़ा जाएगा पेड़। और मुख्यतः इनका जो विशेषता है, ये कभी भी पहले ये अपने अक्षर से इनकी शुरुआत नहीं होती। जैसे ड़ा से कोई अक्षर नहीं, कोई शब्द नहीं बनता है, ड़ा से कोई शब्द जल्दी हमें नहीं मिलेगा। इसी तरह जैसे हम बोलते हैं बच्चों को लिखिए पढ़, तो वो लिखते हैं पढ़, जो कि ये गलत होता है। ये पढ़, इसका उच्चारण पढ़ होता है और इसका उच्चारण पढ़ होता है। आइए अब देखते हैं, यहाँ कुछ उच्चारण छूट गए थे। ये ऐ, जिनका उच्चारण कंठ और तालव्य से होता है, वो औ, ओ औ, जब आप बोलेंगे तो आपका मुंह खुला होता है, आवाज कंठ से आता है और थोड़ा सा हमारा मुंह जो है ऐसे गोल हो जाता है, वो ओ, तो कंठोष्ठ से होता है, कंठ और ओष्ठ होता है। ये हम भूल गए थे आपको बताना। इसके बाद हम देखेंगे हा। हा एक ऐसा अक्षर है जिसे हम स्वर तंत्री और कंकल्य वर्ण कहते हैं। आइए अब देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है। जैसे आर, अंतस्थ और क्या नाम, सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। जैसे आप देखेंगे का, ग और ये अंगा, ये अल्प प्राण होते हैं। इसी तरह उष्म और 24 का मतलब ये है दूसरा और चौथा। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर प्लस में ऊष्म व्यंजन, प्लस जो है ऊष्म व्यंजन, ये जो है आपके महाप्राण होते हैं। ये देखते हैं सघोष और अघोष। किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर और तीनों सा अर्थात सकार, ये जो है अघोष होते हैं। और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, 345 यहाँ लिखा गया है, प्लस हा प्लस अंतस्थ व्यंजन, ये सभी सघोष होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने जितना समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक जो भी वीडियो डाला जाए नोटिफिकेशन जा सके, जिससे आप अध्ययन कर सके। हमने एक ही चार्ट में, एक ही में बहुत ज्यादा जो है समझाने का प्रयास किया, इसलिए पहले से ही लिख रखा है ताकि आपका समय बचे। वैसे भी जो है रिचार्ज जो है बहुत महंगा हो गया है और आपके पास समय भी कम होता है। यदि मैं इसको लिख लिख कर समझाऊंगी तो कम से कम आधा घंटे से ऊपर समय लगेगा। तो फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। आप खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरह वैदिक हिंदी चैनल को देखते रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।